हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा लॉ क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम टैक्स में है। और ये टॉपिक बीकॉम्स, एमकॉम और एलएलबी में भी है। जब हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो मेन टॉपिक है, कि ये हमारा 5वां हेड है। आपको पता है जो इनकम के 5 हेड हैं उसमें से ये सबसे लास्ट हेड है जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जो हमारी इनकम है उसमें हम 5 हेड्स की बात करते हैं। फर्स्ट है सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज़, और थर्ड कैपिटल गेन, और फोर्थ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और जो फिफ्थ है हमारा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बात करेंगे तो उसमें हम सेक्शन 56 से लेकर 59 सेक्शन है जो उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 14 में बताया गया जो इनकम्स 4 हेड है उनके अंदर नहीं आती, मतलब उनके अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो हमारी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। और सेक्शन 56 है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिफाइन करता है। इसमें जो मेन इनकम है वो हम डिविडेंड लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ लिया जाता है, लॉटरी, गैम्बलिंग, घोड़ों की दौड़, हाउस रेस बोल देते हैं, और रेंट रिसीव्ड जो फर्नीचर वगैरह है, प्लांट वगैरह है, उनसे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर नहीं आता। और जो इनकम आती है हमारी और जो सैलरी में और बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आती, और जो हमारे रिलेटिव है अगर उनसे हम विदाउट कंसिडरेशन कोई भी अमाउंट लेते हैं, पहले ये 25,000 थी, अब ये 50,000 हो चुकी है, तो और अदर में आ जाती है रॉयल्टी वगैरह है, कोई एग्जामिनर है, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आपको कोई फीस वगैरह प्राप्त होती है, और अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आ जाता है, और जो पीएफ है अनऑथराइज्ड है उसमें जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है। अगर आप कोई प्रोफेशन में नहीं है और जर्नल और मैगजीन में कुछ यानी कि अपना जो लेख है वो प्रकाशित करवाते हैं तो उसकी जो इनकम है, और आप यानी कि एम्प्लॉयर के अलावा अगर कहीं और काम करते हैं और उससे जो आपको इनकम होती है वो सारी इसमें आएंगी। और इसमें हम आगे बात करेंगे फिर सेक्शन 57 में आपको किस किस की मतलब डिडक्शन इसमें से छूट मिलेगी। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे अगर हम कोई कमीशन वगैरह देते हैं तो उसकी आपको छूट मिलेगी। अगर आपने शेयर परचेज किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो, और जो आपने रेंट पे दिया है उसके लिए रिपेयर, इंश्योरेंस के लिए और फैमिली पेंशन के लिए है। ये टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। और 58 में वो चीज़ दी हुई है जिसकी आपको छूट नहीं मिलेगी, उसके बारे में और उन कंडीशनों के बारे में बताएंगे जिनमें आपको ये छूट मिल सकती है। इस टॉपिक में हम इतना कुछ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जब इनकम के बारे में बताओगे तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और यानी कि एलएलबी में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका ये बनता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने जो आज का टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको पता है कि इनकम के क्या होते हैं, 5 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट सैलरी, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैपिटल गेन, पूंजी लाभ बोलते हैं, इसको वेतन बोलते हैं, इसको मकान संपत्ति से आए, इसको पूंजी लाभ बोला जाता है, और फिफ्थ है बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार में पेशा बोलते हैं इसको, और फिफ्थ है जो हमारा वो अदर सोर्सेज है, अन्य स्रोत से है। ये हमारे 5 मेन हेड हैं। और इसमें जो कई बार ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपके बीकॉम एमकॉम में अदर सोर्सेज में, नहीं तो ये छोटों में जो छोटे क्वेश्चन है उनमें आ सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर इनकम के बारे में डिफ़ाइन करोगे, जब 4 हेड को डिफ़ाइन करोगे तो आपको 5th हेड है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए जो अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा। तो ये कहते हैं कि सेक्शन जो 14 है उसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे प्रथम जो 5 शीर्षक है उसमें से 4 शीर्षक को छोड़ के जो भी आएगी उनमें जो आपको बताया ये 4 शीर्षक हैं, सैलरी, हाउस होल्ड, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो इनकम इंक्लूड नहीं होती वो हमारी क्या होगी, अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगी। और सेक्शन 56 है वो इससे डील करता है। अब जो
सेक्शन 56 में जो 2 है क्लोज, उसके अकॉर्डिंग कौन सी आय है जिन पे क्या है टैक्सेबल, मतलब टैक्स लगेगा। तो हम उनकी बात कर रहे हैं डिटेल से। पहला है लाभांश। लाभांश मतलब डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता होना चाहिए, लाभांश बोलते हैं हिंदी में। अगर इसकी संधि करो तो, यानी कि इस वर्ड को अगर आप तोड़ो तो लाभ में अंश, मतलब सिंपल आप याद कर सकते हो। यानी कि कंपनी होती है, आपको पता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसमें क्या होते हैं शेयर होते हैं, हिस्सों में डिवाइड होती है, और जितने शेयर होते हैं उस पर क्या दिया जाता है डिविडेंड दिया जाता है। 2 प्रकार के शेयर होते हैं, आपने पढ़ रखा है पहले, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं, यानी कि समतांश और पूर्वाधिकार अंश बोला जाता है। प्रेफरेंस पे जो फिक्स डिविडेंड होता है और इक्विटी पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, और प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले मिलता है और इक्विटी को बाद में मिलता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। और लाभांश में यानी कि डिविडेंड मिलेगा आपको लाभांश के तौर पे, इंग्लिश में हम डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में लाभांश बोलते हैं। जो भी अंश मिलेगा आपको, यानी कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में हम बात करेंगे कोई भी एन्युटी मिलती है हमें, जो इसमें एन्युटी बताएगी है वो सेक्शन 280D में जो आपको एन्युटी मिलेगी, वार्षिकी बोलते हैं, जो भी अमाउंट मिलेगी वो इसके अंदर आएगी। थर्ड, अब इसमें बताया गया सेक्शन 224X में जो भी आय आएगी, इनकम आएगी, और वो किसके अंदर नहीं आएगी, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना आए, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना आएगी, और इसके अंदर आएगी इस सेक्शन के अंदर, वो भी क्या होगी इसमें, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। 4, इस पॉइंट को याद रखना है तो रख सकते हो, वरना और भी सोर्सेज हैं जो हमारे, वो हम कर सकते हैं। 4th है जो, वो आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। याद रखो, प्रतिभूतियाँ बोलते हैं हमें, इन पे जो ब्याज होता है, अगर वे किसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, वो भी आ जाएगा। 5th में हम किसकी बात करेंगे, हमने मतलब कोई रेंट पे, किराए पे दिया हुआ है किसको, कोई फर्नीचर है, कोई प्लांट है, जो किसके अंदर नहीं आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर नहीं आता, तो उस पे। 6th, आपने मान लो जो फर्नीचर है, प्लांट है, उसको रखने के लिए, मतलब कोई भवन है, बिल्डिंग है, तो उससे जो रेंट आएगा वो भी इसके अंदर आएगा। याद रखना, ये इससे अलग नहीं है, जो भी हमने रेंट पे उठाया है फर्नीचर, प्लांट या कोई मशीनरी, उससे अलग ये बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ही, यानी कि उस काम के लिए यूज़ हो रही है तब है। 7th, आप बात करेंगे, जब आपको बताया था, हाँ, एक गैम्बलिंग, ठीक है, जुआ हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, ठीक है, पहेली हो गया, लॉटरी हो गया, ठीक है, ताश वगैरह गैम्बलिंग में आ जाते हैं, कोई शर्त वगैरह होगी, बेट लगाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगी। और 1/4/2009 याद रखना दोबारा, 1/9/2004 से बाद में, लेकिन 1/4/2006 से पूर्व। इंडिविजुअल की बात कर रहा है, और ज्वाइंट अनडिवाइडेड, मतलब हिंदू है विभाजित परिवार की बात कर रहा है। ज्वाइंट अनडिवाइड फैमिली है, जो हिंदू फैमिली है, उसमें अगर 25,000 की कोई किसी व्यक्ति को उससे अधिक रकम मिलती है 25,000 से, और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब विदाउट प्रतिफल कंसिडरेशन की आपको मिलती है, तो ये वहीं आएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन किसके संबंध में नहीं आएगी, जब ये हमें किससे मिली हो, अपने कोई रिश्तेदार से, रिलेटिव से मिली हो, मैरिज के अवसर पर मिली हो, यानी कि जब हमें ये किससे मिली हो, रिलेटिव से,
मैरिज से, कोई विल के द्वारा, तब इनके लिए इंडिविजुअल और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ये है, यानी कि 25,000 की विदाउट कंसिडरेशन। रिलेटिव में कौन आ जाएंगे, वाइफ आ जाएगी, हस्बैंड आ जाएगी, ब्रदर आ जाते हैं, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, अंकल आ जाते हैं, आंट, जो भी, ये सारे रिलेटिव में आ जाएंगे। रिलेटिव के बारे में काफ़ी दिया गया है। और उसके बाद है 1/4/2006 के, तब ये 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से अगर अधिक रकम हो तब इसको उसमें आ जाएगा, और वही चीज़ दोबारा अप्लाई हो जाएगी रिलेटिव, मैरिज और इन पे जो हो उनको। अब इनके अलावा अगर अदर्स में आ जाती है, रॉयल्टी की इनकम है, अगर आपको कोई रॉयल्टी की इनकम मिली है, एग्ज़ामिनर है, अगर उसको कोई शुल्क मिलता है, यानी कि एग्ज़ामिनर की ड्यूटी के रूप में करता है, तो उसको कोई भी जो फीस वगैरह पे करते हैं, अगर बार काउंसिल के द्वारा आपको नामांकन हेतु कोई पे जो आपको रजिस्ट्रेशन हेतु कोई भी आपको फीस मिली है, वो चीज़ आ जाएगी। अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटीज़ को छोड़ के और कोई ब्याज मिलता है, वो भी इसमें आ जाएगा। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, जो आपके मछली क्षेत्र हैं उनसे, जो मार्केट है उससे अगर कोई इनकम होती है तो वो इसमें आएगी। आपने कोई लीज़ पे दे रखी है, पट्टे पे रखा हुआ, यानी कि जो लीज़ पे दे रखा है किसको, कारखाने वगैरह को, फैक्ट्री वगैरह को, वो आ जाएगी। अनऑथराइज मतलब अमान्यता जो पीएफ है, उसमें अगर कर्मचारी का योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें आएगा। और आप जर्नल, मैगजीन, और आपका वो प्रोफेशन नहीं है, उसके अलावा अगर आप कोई कहानियाँ या पत्रिकाओं में कुछ भी लेख वगैरह ऐसे वगैरह देते हैं, उससे जो इनकम होती है। और एक आएगा आपकी जो इनकम होएगी नॉन एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयर के अतिरिक्त आप जहाँ पे नौकरी करते हैं उसके अलावा अगर आपको कुछ मिलता है तो ये चीज़ आ जाएगी। और अदर एक इसमें पॉइंट है, अगर आप याद करते हो, अगर मान लो आपके जो आप व्यापार कर रहे हो, मशीनों की कमी के कारण आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, तो आपका जो कारखाना है उसको आप अगर रेंट पे दे देते हो, कुछ पार्ट है तो रेंट पे दे देते हो, तो वो भी किस में आएगा, अदर्स में आएगा। ये भी आपने याद रखना है। जो मेन ये है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेन जो इसमें आएगा वो आपका डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आ जाएगा, लॉटरी, गैम्बलिंग, हाउस रेस आ जाएगा, और रेंट आ जाएगा, जो भी फर्नीचर प्लांट आप उसको देते हो। और एक जो विदाउट कंसिडरेशन आपको 1/4/2006 से पहले वो तो 25,000 से ज़्यादा है, और 1/4/2006 के बाद है वो 50,000 से है। और एग्ज़ामिनर जो ड्यूटी देता है उसको जो पैसा मिलता है रॉयल्टी से, या लीज़ पे जो रेंट आप देते हो उस पर, और जो आपका प्रोफेशन नहीं है उसके अलावा, जो एम्प्लॉयर्स के अलावा जो भी आप काम करते हो उससे जो भी इनकम आएगी वो आपकी अदर्स में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे 57, यानी कि सेक्शन 57 में क्या है, डिफाइन किया गया उन डिडक्शन को, डिडक्शन मतलब कटौतियों को, जो आप इन इनकम के संबंध में ले सकते हो। तो सबसे बात करेंगे डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे। आपको यानी कि संग्रह कलेक्शन करने के लिए कोई भी रेम्युनेशन, पारिश्रमिक देते हो या कोई कमीशन पे करते हो, तो आपको क्या है, इसकी छूट मिलेगी। और आपने मतलब लोन ले रखा है किसको, अंशों को खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट आपको पे कर रहे हो तो वो आपको छूट मिलेगी। और लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, उसकी आपको क्या है, वो छूट नहीं मिलेगी। अगर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है तो विदेशी कंपनी से आप लेते हो, लाभांश मिलता है, फिर नहीं मिलेगी। फिर आपको अब सेक्शन जो यानी कि इसमें है सेक्शन 36(1) में जो आपको प्रोविज़न दिए गए हैं उसमें भी आपको छूट मिलेगी। जो आपको इनकम बताई थी 224(x) में जो दी गई है उससे रिलेटेड इसमें छूट मिलती है। थर्ड बात करेंगे, हमें जो रेंट पे दे रखा है, आपको बताया था कोई फर्नीचर है, प्लांट है, उसको रेंट पे दे रखा है, तो उसके रिलेटिव आप कोई मतलब उससे संबंधित कोई खर्चे करते हो, रिपेयर, मरम्मत करवाते हो, इंश्योरेंस का है, या डेप्रीशिएशन जो सेक्शन 38 में है उसके अधीन है, तो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। फिर ये बात करते हैं फैमिली पेंशन की।
फैमिली पेंशन मतलब जब डेथ हो जाती है तो वो जो फैमिली मेम्बर्स को मिलती है जो मासिक मतलब मंथली, तो उसमें से क्या है यानी कि 1/3 हो गया करीब 33.5% और 15,000 15,000 दोनों में से जो लेस अमाउंट है उसकी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। और फिफ्थ में हम जब बात करेंगे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमने इनकम अर्न की है अन्य अदर सोर्सेज में, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उसकी आपको छूट मिलेगी, लेकिन वो एक्सपेंसेस कौन से नेचर के ना हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के ना हो, मतलब पूंजीगत व्यय जो लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं उसकी छूट नहीं मिलेगी। डिडक्शन में आप याद रखो कि आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो भी आपने रेम्युनरेशन कमीशन दिया है वो, अगर आपने कोई अंश परचेज किया उसके लिए लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट, लेकिन फॉरेन कंपनी में डिविडेंड जो आपको प्राप्त होता है उसके रेलिवेंट नहीं है। आपने रेंट पे दिया हुआ है कोई फर्नीचर और प्लांट वगैरह, उससे रिपेयर, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन का मिलेगा। और फैमिली पेंशन में आपको 1/3 या 15,000 जो दोनों में से लेस है। और जो एक्सपेंसेस आपने इनकम के रिलीवेंट किए हैं, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, लेकिन ये कौन से नहीं होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के नहीं होने चाहिए। अब आपका वो टॉपिक आएगा जिसमें मतलब आपको 58 सेक्शन 58 में जब डिडक्शन आपको जो कटौतियाँ नहीं मिलेंगी, जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, व्यक्तिगत व्यय हैं, जो भी एसएससी है जिसके निर्धारित है उसके नहीं मिलेंगे। अगर आपने फॉरेन, भारत के बाहर फॉरेन कंपनी ब्याज की रकम, ठीक है, तो उसमें न तो आपने आयकर का भुगतान किया है, जो भी उद्देश्य के लिए आपने लगाया है उसमें आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार जो सैलरी में है यानी कि बाहर से बाहर भुगतान की गई ऐसी रकम जो इसमें सैलरी में आती है और उस पर न तो आपने टैक्स वगैरह, तो वो भी नहीं आएगा। और याद रखना जो फोर्थ है वो हमारा गैम्बलिंग से रिलेटेड है, अन्य स्रोतों से आए हैं जो, उसमें लॉटरी, क्रॉस, उससे जो रेलिवेंट है वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप घोड़ों के स्वामी और उनके रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, आप मतलब उनको संभालने के लिए जो भी खर्च करते हो वो आप यानी कि वो उस पे ये नियम लागू नहीं होता। सिंपल याद रखो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उनसे रिलेटेड, और जो बाहर से बाहर है, आउट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंटरेस्ट से रेलिवेंट है और सैलरी से रेलिवेंट है, जिन पे आप न तो टैक्स वगैरह पे करते हो, ठीक है, न ही यानी कि यहाँ पे डिडक्शन एट सोर्स है वहाँ पे इसको काटा जाता है, तो इसका मतलब वो चीज़ की आपको छूट नहीं मिलेगी। उनसे एक्सपेंडिचर है जो लॉटरी, घुड़दौड़, उनसे रेलिवेंट है उस पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप घोड़ों के ओनर हो और उसके रख रखाव के लिए जो आप खर्च करते हो वो इस पर ये जो सेक्शन है वो लागू नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये छूट मिलेगी, तो इसके बारे में बताया गया 40A में क्लोज 3 में, यदि कोई एसएससी ऐसा व्यय करे जिसके यानी कि बारे में भुगतान है वो उसके सहयोगी या किसी सहयोगी संस्था या संबंधी रिश्तेदार को किया गया है, अगर जो आयकर अधिकारी होता है उसे लगे भी जितना व्यय अधिक किया गया है उसको छोड़ के बाकी वो क्या हो जाएगा, जो भी उसने किया है वो उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन जो भुगतान किया जाए जिसमें सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक हित मतलब 20% तक आप बताया गया है कि 20% तक होता है। और एक ऐसी बताइए कि 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट है जो आपने चेक और ड्राफ्ट के द्वारा पे नहीं की, यानी कि डायरेक्ट पे कर दिए, चेक और ड्राफ्ट के द्वारा नहीं दी गई, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो अथॉरिटीज है कि हम चेक और ड्राफ्ट के द्वारा पे करने में हमें मुश्किल थी इसलिए पे नहीं कर सके, तब आपको वो छूट मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। ये कंडीशनें हैं, कुछ 2 कंडीशनें हैं जिसमें आपको डिडक्शन मिल सकती हैं। तो ये चीज़ है, ये टॉपिक है। अब दोबारा कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको पता होना चाहिए। ये हमारा 5 हेड यानी कि 5वां हेड है, सबसे लास्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करेंगे, जो 4 हेड के अलावा जो 5वां हेड है वो जो भी इनकम आएगी वो 5वें हेड में आ जाएगी। जो 4 हेड है शुरू वाली उसमें इंक्लूड नहीं होती, इसलिए मेन जो फोकस है वो डिविडेंड पे होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे होगा, लॉटरी, गैम्बलिंग, हाउस रेस, क्रॉसवर्ड, कोई भी बेट वगैरह लगाते हो वो आ जाएगा, और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फर्नीचर है वो आपको आ जाएगा।
और उससे जो बिल्डिंग अटैच होगी जो इस काम में आती है वो उस पर भी जो इनकम आएगी वो आ जाएगा। और कोई भी रिश्तेदार है ओनली इंडिविजुअल जॉइंट अनडिवाइडेड इन हिंदू फैमिली में, यानी कि 2006 से पहले 25,000 से अधिक की रकम है और बाद में 50,000 तक की रकम है। और अदर्स में आपको बताया था रॉयल्टी वगैरह आ जाएगी, एग्जामिनर को पे है जो, अदर इंटरेस्ट आ जाएगा, लीज दे रखी है फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री से जो लीज पट्टे पे आपने दे रखा है उससे, और अनऑथराइज पीएफ है उसमें जो एम्प्लॉय कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे जो रिलेटिव इंटरेस्ट है। और जर्नल मैगजीन में जो भी आप ऐसे वगैरह कुछ भी कहानियाँ वगैरह देते हो, लेकिन वो यानी कि आपका प्रोफेशन नहीं है। और एम्प्लॉयर के अलावा अगर आपको कहीं से इनकम प्राप्त होती है तो वो भी। और डिडक्शन में आपको बताया कि डिविडेंड इंटरेस्ट से, और जो आप अगर शेयर परचेज करते हो उससे रिलेटेड, और जो रेंट पे देते हो तो रिपेयर इंश्योरेंस उससे रिलेटेड, और फैमिली पेंशन का है वो सारे इसमें है। और सेक्शन 58 में है कि आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर और जो आप फॉरेन यानी कि आउटसाइड इंडिया जो भी इंटरेस्ट और सैलरी से रिलेटेड है, ना तो आपको टैक्स देते हो ना ही एट डिडक्शन एट सोर्स पे आप यानी कि उद्गम स्थान पे जहाँ पे स्रोत है वहाँ पे कोई कर की कटौती नहीं होती। और जो एक्सपेंडिचर है गैम्बलिंग और उससे रेलिवेंट है, लेकिन यानी कि उसकी छूट नहीं मिलेगी, जो भी लॉटरी घुड़दौड़ उनसे रिलेटेड। लेकिन जो आपके अगर आप ओनर हो घोड़ों के और उनका रख रखाव करते हो उसके ये सेक्शन है वो लागू नहीं होता। और जो कुछ कंडीशनें बताई थी दो आपको, कि अगर आप कर अधिकारी को संतुष्ट कर देते हो तो कर अधिकारी अगर समझता है तो आपको छूट दे सकता है। इनमें 40A और 40A3 क्लॉज 3 और 2 में ये दिए हुए हैं। 10,000 की अमाउंट है, और एक आपने जो है भुगतान किया जिसमें आपके रिश्तेदार का कोई सारवान हित है, मतलब 20% से ज़्यादा उसका है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि ये टॉपिक बहुत आसान है और आपके लिए बहुत काम का है कि हमारे 5 हेड हैं, तो बाकी हेड की ये जो वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसको देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई आपको लगे प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, फ़ोन पे भी बात कर सकते हो कि है ये प्रॉब्लम है, तो हम और भी आपको कोई बेटर सोल्यूशन देंगे।